वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, एवरेज पावर इन एसी सर्किट कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसके अंदर हम औसत शक्ति निकालेंगे, उसकी एवरेज पावर ज्ञात करेंगे उस सर्किट की। तो सबसे पहले देखते हैं औसत शक्ति होती क्या है, एवरेज पावर क्या है। कि जो परिपथ के अंदर ऊर्जा व्यय की दर होती है उसे ही हम उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। यानी कि परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और समय के सापेक्ष ऊष्मा के रूप में कुछ धारा का क्षय होता जा रहा है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता जा रहा है। तो धारा का क्षय हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसे ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो जो ऊर्जा व्यय की दर है, ऊर्जा का व्यय हो रहा है, खपत हो रही है समय के सापेक्ष, इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और जो परिपथ की शक्ति होती है वो उसके विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल होती है, अर्थात P इज इक्वल टू वी आई। शक्ति की बात करें तो विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल होती है। और परिपथ की वोल्टता निकालें तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। और धारा की बात करें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव यहाँ पर कालांतर है वोल्टता और धारा के मध्य। हम V और I दोनों की जो वैल्यूज है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें P इज इक्वल टू वी आई में, क्योंकि जो शक्ति है वो विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल आ रही है। तो V और I, तो V और I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, V और I दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया है। आगे हम देखें P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट आगे लिख लिया हमने, आगे बनेगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कुछ इस प्रकार से ये बचता है, तो हमने इसको ऐसा लिखा है। तो हम यहाँ पर देखें तो साइन C और साइन D का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है साइन C और साइन D का यदि हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है 1/2 कोस C माइनस D माइनस कोस C प्लस D। ये फॉर्मूला आता है साइन C और साइन D का। तो यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है वो काम कर रहा है C का, और जो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है तो ये ओमेगा टी माइनस फाइव D का काम कर रहा है। तो साइन C और साइन D का फॉर्मूला होता है 1/2 कोस C माइनस D माइनस कोस C प्लस D। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या बनता है देखेंगे, P इज इक्वल टू यहाँ पर प्राप्त होगा हमें, तो हम इसकी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। P इज इक्वल टू वी नॉट और आई नॉट पड़ा है और 1/2 भी पड़ा है बाहर, वी नॉट आई नॉट। आगे बनेगा कोस C माइनस D, देन कोस C का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ओमेगा टी। D का काम कर रहा है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हम बात करेंगे C, तो C की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस D, तो माइनस का D की वैल्यू है यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था तो प्लस। आगे हम देखें इसकी वैल्यू को, माइनस कोस C प्लस D। C की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस D की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये वैल्यूज़ हमने जो है पुट की है C और D की इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। आगे हम इसको सॉल्व करें, P इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, अंदर बचेगा कॉस
और आगे आ जाता है फाई, और फिर बचता है यहाँ पर माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी हो जाता है 2 ओमेगा टी, और माइनस का पड़ा है फाई। तो ये बचेगा शेष, तो हमने इसको लिख लिया है। आगे हम देखते हैं 1/2 वी नॉट आई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है P इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट कोस फाई माइनस 1/2 वी नॉट आई नॉट कोस 2 ओमेगा टी माइनस का फाई। तो ये इसका एवरेज मान है, यानी कि औसत मान जो है हमें प्राप्त हो चुका है, औसत शक्ति आ रही है ये। आगे हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं, हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। जो कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई है, इसकी वैल्यू 0 होती है, हम औसत शक्ति निकालेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। औसत शक्ति यदि निकालें तो कोस 2 ओमेगा टी, कोस ए माइनस बी को अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है 0 आ जाती है इसको इंटीग्रेट करने पर। तो पीछे जो बचता है वो है होगा पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट कोस फाई। तो ये इसका औसत मान है, पीछे वाला 0 बना तो ये पूरा ही 0 बन जाता है, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। जो पीछे ये पॉइंट है वो बचेगा, इसका ये पद बच जाता है। आगे हम देखें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कोस फाई। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है, इसलिए इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 होता है VRMS, आई नॉट अपॉन √2 होता है IRMS, और यहाँ पर पड़ा है कोस फाई। तो ये जो है औसत शक्ति प्राप्त हुई है परिपथ की। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल, यानी कि VRMS इंटू IRMS, यानी कि VRMS और IRMS के गुणनफल को हम इस परिपथ की आभासी शक्ति कहते हैं, वर्चुअल पावर। तो P वर्चुअल और साथ में आ जाता है कॉस फाई। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, जो कि प्रत्यावर्ती परिपथ की जो औसत शक्ति है वो ज्ञात हो चुकी है। रिपीट करेंगे तो सबसे पहले हम शक्ति को देखें, तो ऊर्जा व्यय की जो दर होती है उसे हम परिपथ की शक्ति कहते हैं, और जो कि विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल होती है परिपथ के। तो P इज इक्वल टू विभवांतर V और धारा I, तो यहाँ पर V और I बना। V की वैल्यू होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई यहाँ पर कलांतर है, विभवांतर और धारा के मध्य इसका कला संबंध आ रहा है, देखें तो ये प्राप्त हो सकता है। फिर हमने V की और I की वैल्यू इनकी जगह पर पुट की है, तो कुछ ऐसा मिलेगा। आगे हम देखें V नॉट और I नॉट को हमने लिखा इस प्रकार से, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फिर हम यहाँ पर साइन C और साइन D का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि 1/2 कोस C माइनस डी माइनस कोस C प्लस D होता है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, C का काम ओमेगा टी कर रहा है और D का जो काम है वो ओमेगा टी माइनस फाई कर रहा है। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे, 1/2 वी नॉट आई नॉट हमने बाहर लिख लिया, 1/2 लिख लिया कोस C माइनस डी। C का काम ओमेगा टी कर रहा है माइनस D का काम ओमेगा टी माइनस फाई कर रहा था, माइनस का गुणा किया तो ओमेगा टी माइनस का और फाई जो है वो प्लस का होगा। आगे देखें तो माइनस कोस, फिर C का काम कर रहा है ओमेगा टी प्लस D का काम कर रहा है ओमेगा टी माइनस फाई। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल किया, 1/2 वी नॉट आई नॉट, यहाँ पर बचेगा कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी होता है 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 ओमेगा टी और माइनस का फाई पड़ा है। तो आगे देखिए 1/2 वी नॉट आई नॉट का पूरे में हमने मल्टीप्लाई किया है, और जो कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई है इसको इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, या इसको कोस ए माइनस बी से आप ओपन कर सकते हो, ओपन करके देखोगे तो आपकी जो वैल्यू है 0 प्राप्त होगी। तो हमें इतना ओपनली करने की इसको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पता है हम इसको रफ वर्क में सोल्व करके देख सकते हैं, जो कि इसकी वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी हमें। तो यहाँ पर P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट आई नॉट कोस फाई शेष रहेगा।
तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है। तो V0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2 और cos फाई। V0 अपॉन √2 होता है VRMS, I0 अपॉन √2 होता है RMS। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए थे, उनको हमने पढ़ लिया है। तो VRMS IRMS cos फाई, तो VRMS और IRMS का जो गुणनफल है जो कि आभासी शक्ति P वर्चुअल के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने P वर्चुअल लिख लिया है। तो P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल और साथ में cos फाई। तो ये परिपथ की जो हमें औसत शक्ति है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होगा देखेंगे हम लोग। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक क्या होता है देखते हैं। अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा कि P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल cos फाई, यानी कि P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, कुछ ऐसा पढ़ा था। तो इस प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर औसत शक्ति की जो वैल्यू है वो VRMS IRMS cos फाई आ रही है। तो VRMS और IRMS यानी कि वोल्टता और धारा, ये जो फाई है, यहाँ पर जो फाई है वोल्टता और धारा का के मध्य कलांतर है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर आ रहा है यानी कि फाई, उसकी कोज्या मीन्स कोस आ रहा है उसके साथ, कलांतर के साथ। तो वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर की कोज्या है अर्थात कोस फाई है, इसी को हम प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कहते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई था। तो VRMS IRMS यहाँ पर वोल्टता और धारा है, और वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर है फाई, और फाई का जो साथ में आ रहा है कोस यानी कि इसकी कोज्या है कलांतर की। तो वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर की जो कोज्या है उसे ही हम परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोस फाई होगा वो यहाँ शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कहलाएगा। एक और भी तरीके से देखें, हम यहाँ से कोस फाई की वैल्यू निकालें तो यहाँ बनता है P एवरेज अपॉन P वर्चुअल। P एवरेज यानी कि औसत शक्ति, P वर्चुअल यानी कि आभासी शक्ति। तो प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर उस परिपथ की आभासी औसत शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग उसका शक्ति गुणांक कहते हैं। P एवरेज यानी कि औसत शक्ति, P वर्चुअल यानी कि आभासी शक्ति। तो औसत शक्ति और आभासी शक्ति का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है, उसके शक्ति गुणांक के यानी कि पावर फैक्टर के इक्वल होता है। हम देखें इसको कि हमने पढ़ा है LCR सर्किट के लिए tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R होता है। हम इसको दोनों तरफ यदि वर्ग कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। हम चाहें तो इसको tan स्क्वायर फाई को इस प्रकार से लिख सकते हैं sec स्क्वायर फाई माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर फाई के इक्वल हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह ये लिख लिया है। तो यहाँ बन जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे sec स्क्वायर फाई, 1 इस साइड माइनस का है, इस साइड जाकर के 1 जो है वो प्लस का हो जाता है, तो इधर जाकर के प्लस का हुआ। आगे देखें हम sec स्क्वायर फाई इज इक्वल टू R स्क्वायर, नीचे से LCM लिया है तो इधर जाएगा और नीचे R स्क्वायर आ जाता है। कुछ इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगता है,
सेक स्क्वायर फाई यानी कि सेक फाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेक फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और आर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो नीचे जो है वो अकेला आर बच जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस करके लिखें, यदि हम इसको 1 अपॉन सेक रिवर्स कर दें, हम इसको पलट के 1 अपॉन सेक इज इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो कुछ नीचे आ जाता है। इस 1 अपॉन जो सेक होता है वो कोस होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कोस फाई इज इक्वल टू, कोस फाई के लिए निकालेंगे 1 अपॉन सेक कोस होता है, कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू होती है, तो कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो इसकी डेफिनेशन एक और बनी कि एलसीआर श्रेणी परिपथ के अंदर परिपथ का प्रतिरोध और परिपथ की प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वो शक्ति गुणांक के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है। रिपीट करेंगे, शक्ति गुणांक क्या होता है कि पी एवरेज इज इक्वल टू पी वर्चुअल कोस फाई, ये हम पढ़ चुके हैं। वर्चुअल यानी कि आभासी शक्ति थी वीआरएमएस और आईआरएमएस, तो कोस फाई यहाँ पर जो है वीआरएमएस यानी कि वोल्टता और धारा के मध्य जो है कलांतर की कोज्या को ही हम परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। और यहाँ से यदि हम देखें कोस फाई की वैल्यू निकालें तो पी एवरेज अपॉन पी वर्चुअल यानी कि परिपथ की औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात ही उसका शक्ति गुणांक कहलाता है। और हमने पढ़ा एलसीआर श्रेणी परिपथ के अंदर tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, जब हम उसका कालांतर ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर इसका वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और tan स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाई माइनस 1, और इधर इसका स्क्वायर पड़ा है, इधर माइनस का 1 था, उस साइड जाकर के 1 प्लस का हुआ, आर स्क्वायर नीचे एलसीएम लिया और इधर जो है गुणा होगा तो आर स्क्वायर इधर और नीचे हो चुका है। हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पर अंडर रूट लगता है, नीचे वाले का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो अकेला आर बच जाता है। सेक यानी कि उल्टा करके लिखेंगे 1 अपॉन सेक, तो ये भी पलट जाएगा आर ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। 1 अपॉन सेक होता है कोस फाई, और ये आर ये परिपथ की प्रतिबाधा होती है एलसीआर सर्किट के लिए, तो जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने जेड लिख लिया है। तो यहाँ से परिपथ का शक्ति गुणांक की एक और डेफिनेशन बनी कि एलसीआर श्रेणी परिपथ के अंदर परिपथ का प्रतिरोध और परिपथ की जो प्रतिबाधा का अनुपात होता है वो उसके शक्ति गुणांक के बराबर होता है। देखते हैं हम लोग इस शक्ति गुणांक के अंदर कुछ विशेष स्थितियों को देखेंगे, इसकी विशेष स्थितियां क्या हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष स्थितियां आ रही हैं शक्ति गुणांक के लिए, विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़े थे उनके लिए देखते हैं। तो एक नंबर आता है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ यानी कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट लगा हुआ है एक, उसके लिए देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल कोस फाई, यानी कि औसत शक्ति इज इक्वल टू आभासी शक्ति इनटू में शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई। तो यदि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ लगा हुआ है, प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो शक्ति गुणांक होता यानी कि जो फाई होगा कलांतर होता है वो शून्य प्राप्त होता है। यदि शुद्ध प्रतिरोध है, यदि प्रतिरोधीय परिपथ है, अकेला प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, तो विभवांतर और जो धारा की कला है वो समान होती है, दोनों समान कला में होते हैं विभवांतर और धारा। तो जो कलांतर था वो शून्य था यानी कि फाई 0 होता है जब अकेला प्रतिरोध जुड़ा हो प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर। तो P एवरेज इज इक्वल, तो कोस फाई की जगह 0, कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 होती है। तो यहां पर देखेंगे P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल, तो इसका मतलब परिपथ की जो औसत शक्ति है वो
आभासी शक्ति के बराबर होती है, उसके इक्वल होती है। कब? जब परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा तो विभवांतर और धारा दोनों समान कला में हुए। VRMS IRMS कोस फाई होता है, इसकी जगह P वर्चुअल की जगह VRMS IRMS लिखा जाएगा। तो VRMS IRMS कोस फाई, तो कोस फाई जो है वो विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर होता है। और यदि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है तो विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि इनके मध्य कलांतर 0 होता है। तो कलांतर 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल। तो इस स्थिति में आभासी शक्ति और औसत शक्ति दोनों समान होती है, बराबर होती है। फिर बात करते हैं हम 2 नंबर, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, अकेला इंडक्टर यानी कि L जुड़ा हो यदि, तो क्या होगा? यानी कि इस प्रकार से कुछ L जुड़ा हुआ है परिपथ के अंदर, यहां पर यदि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, L जुड़ा है तो क्या होगा? यदि शुद्ध पर जो प्रेरक लगा होता है, प्रेरक तव, तो इस स्थिति में जो विभवांतर होता है वो धारा से कला में π/2 आगे रहता है, यानी कि प्लस चलता है। अर्थात विभवांतर और धारा के मध्य जो कलांतर होता है वो प्लस π/2 होता है। तो जो फाई की वैल्यू है प्लस π/2 आएगी। यानी कि यदि प्रेरकत्व है परिपथ में तो विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 आगे चलती है, आगे रहती है, तो कलांतर π/2 हुआ। तो P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल कोस π/2। कोस π/2 मीन्स कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो P एवरेज इज इक्वल टू 0। यानी कि इस स्थिति में परिपथ की औसत शक्ति वह जो है वो 0 होता है। यदि शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा तो शुद्ध प्रेरकत्व लगा होने के कारण विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर प्लस π/2 होता है। अर्थात विभवांतर धारा से कला में π/2 आगे रहता है, तो कोस π/2 की जो वैल्यू है वो 0 हुई, कोस 90 की वैल्यू, तो P एवरेज टोटल 0 हुआ। यानी कि परिपथ की जो औसत शक्ति है वो हमें 0 प्राप्त हुई है। और 3 नंबर स्थिति में देखें हम लोग, शुद्ध धारितीय परिपथ। शुद्ध धारितीय परिपथ यानी कि प्योर कैपेसिटर। इस प्रकार से ये एक संधारित्र जुड़ा हुआ है यदि परिपथ के अंदर, और यदि संधारित्र लगा होता है तो विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर जो है -π/2 होता है। इस स्थिति में जो विभवांतर है वो धारा से कला में π/2 पीछे रहता है यदि परिपथ के अंदर अकेला संधारित्र लगा हुआ है। तो P एवरेज इज इक्वल टू P वर्चुअल कोस स्थिति π/2, तो ये भी 90 की वैल्यू 0 हुई, तो औसत शक्ति इसके अंदर भी 0 हुई। तो यानी कि यदि शुद्ध संधारित्र है, धारितीय परिपथ है, तो इस स्थिति में जो विभवांतर है धारा से कला में π/2 पीछे चलता है, यानी कि कलांतर जो है वो -π/2 हुआ, तो कोस π/2 यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो औसत शक्ति जो है वो 0 आई। तो इस स्थिति के अंदर यदि शुद्ध प्रेरकत्व है या फिर शुद्ध धारितीय परिपथ है, दोनों ही स्थितियों के अंदर परिपथ की जो औसत शक्ति वह होता है वो 0 प्राप्त होता है। और यदि प्रतिरोध लगा हो तो औसत शक्ति और आभासी की जो आभासी शक्ति है और औसत शक्ति आपस में इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कलांतर है वो 0 होता है, विभवांतर और धारा समान कला में होने के कारण। और फिर 4 नंबर स्थिति आती है LCR श्रेणी परिपथ के लिए। LCR श्रेणी परिपथ है, तो इस स्थिति में कोस फाई इज इक्वल टू R/Z होता है। यानी कि जो कोस फाई है, जो कोस 0 डिग्री होता है कलांतर, क्योंकि यहाँ पर भी विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं, तो कोस 0 की वैल्यू 1। तो इस स्थिति के अंदर परिपथ का जो शक्ति गुणांक है वो अधिकतम हुआ, तो आभासी शक्ति और औसत शक्ति यहाँ भी इक्वल आएगी जब LCR श्रेणी परिपथ जुड़ा हो।